हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें और सुनें, तभी आप ज़मीनी सच्चाई से अवगत हो पाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, क्या 2024 में बीजेपी को हरा पाएगा विपक्ष का इंडिया? ये आंकड़े बता रहे हैं ज़मीनी हकीकत। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल 9 महीने का वक्त है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। सियासी बिसात बिछने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसका गठबंधन एनडीए की नज़र केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने पर है। दूसरी तरफ ज़्यादातर विपक्षी दल आपसी मतभेद, विपरीत विचारधारा और विरोधाभासों को भुलाकर एकजुट हो चुके हैं। इंडिया नाम से नया गठबंधन भी बना लिया है। रणनीति ये है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा रोकने के लिए बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से कम 450 सीटों पर इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश है। इसे ज़मीन पर उतारने के लिए और अंतिम रूप देने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। कागजों में भले ही विपक्ष का गठबंधन काफ़ी मजबूत दिख रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। 2024 में एकजुट विपक्ष की राह क्यों आसान नहीं है, आइए समझते हैं। मंगलवार को एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 50% प्लस वोट शेयर का लक्ष्य रखा था। बीजेपी के तर्कस में विपक्षी एकजुटता के खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र यही है, 50% से ज़्यादा वोट हासिल करना। दक्षिण में बीजेपी अभी भी पांव जमाने की कोशिश में है। उसका इकलौता दक्षिणी किला कर्नाटक भी ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी या एनडीए का 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य हकीकत से परे दिखता है। लेकिन 2019 के नतीजे बीजेपी के हौसलों को नई उड़ान दे रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी के 224 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 50% या उससे ज़्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। इसका मतलब ये कि इन बीजेपी सांसदों को अपनी अपनी सीटों पर नोटा समेत बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोट से भी ज़्यादा वोट हासिल हुए। खास बात यह है कि बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर उसने 50% या उससे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 2019 में बीजेपी सिर्फ 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में जिन 2224 सीटों पर बीजेपी को करीब 50% या उससे अधिक वोट मिले, उनमें गुजरात की सभी 26 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, मध्य प्रदेश की 25, राजस्थान की 23, यूपी की 40, कर्नाटक की 20, बिहार की 14 और हरियाणा की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 6, उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 4 सीटें शामिल थी। 8 सीटें तो ऐसी थीं जहां बीजेपी उम्मीदवारों ने 70% से भी ज़्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। ये सीटें हैं मुंबई नॉर्थ, भीलवाड़ा, नवसारी, सूरत, फरीदाबाद, बड़ोदरा, कांगड़ा और करनाल। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर 50% या उससे ज़्यादा वोट हासिल किए थे, उनमें से 120 सीटें ऐसी थी जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में थी। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी का वोट शेयर 50% के करीब या उससे ज़्यादा था। इसमें गुजरात में 62%, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 58%, दिल्ली में 56%, हिमाचल में 69%, उत्तराखंड में 62%, छत्तीसगढ़ में 50%, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में 58%, कर्नाटक और झारखंड में 52% और त्रिपुरा में 49% वोट मिला। 2019 में यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 49.9% था, लेकिन एनडीए का वोट शेयर 51% के ऊपर था। दोस्तों, सियासी लिहाज से देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे यूपी में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का गठबंधन दांव पिछले 3 चुनावों में बुरी तरह नाकाम रहा है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तहत अखिलेश राहुल का यूपी के लड़के कैंपेन बुरी तरह नाकाम हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में मायावती अखिलेश का बहुप्रचारित बुआ भतीजा प्रयोग भी फेल हो गया। 2022 यूपी असेंबली इलेक्शन में अखिल जैन चौधरी का युवा जोश भी बीजेपी के सामने कहीं टिक नहीं पाया। विपक्ष के इंडिया की ताकत मजबूत छत्रप हैं, जो कमजोरी भी वही हैं। ऐसा इसलिए कि इन छत्रपों का प्रभाव क्षेत्र राज्य विशेष तक सीमित है। दूसरे राज्यों में उनका कोई खास असर नहीं है। आखिर ममता बनर्जी यूपी में क्या असर डाल पाएंगी?
या अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल या गुजरात में क्या असर डाल पाएंगे। वैसे बीजेपी ने 2019 में जिन 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी उनमें से कुछ सीटें बिहार और महाराष्ट्र से थीं। 2024 में इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। तब बिहार में नीतीश उसके साथ थे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ थे, लेकिन अब दोनों बीजेपी को पटकनी देने के लिए बेचैन हैं। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र के संभावित नुकसान की भरपाई की तैयारी कर चुकी है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से हाथ धो चुके हैं। शिवसेना की कमान अब एकनाथ शिंदे के हाथ में है जो बीजेपी के साथ हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी है और अजीत पवार की अगुवाई वाला गुट अब बीजेपी के साथ है। दोस्तों, कम से कम इन आंकड़ों को देखते हुए 2024 में विपक्ष के इंडिया की राह उतनी आसान नहीं दिख रही जितना कागजों में दिखती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विपक्ष के इस महागठबंधन में मायावती, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी जैसे दिग्गजों की पार्टियां शामिल नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू और एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी भी शामिल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।